हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शैलेश पटेल। आज अपन नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, क्लास 4। कल अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े थे जिसमें जीसीएस है, एसिड बेस इम्बैलेंस है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन ने कवर किया था, शॉक वगैरह को। आज अपन नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ सीरम सोडियम लेवल लेस देन 115 MEQ पर लीटर क्लिनिकल फीचर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का सवाल है। क्वेश्चंस में कुछ वर्ड होते हैं, उनका ध्यान रखना है। एग्जामिनर हमेशा अपने को कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड अंदर डाल देता है, जैसे इसमें एक्सेप्ट वर्ड डाला है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें से सारे हैं एक को छोड़ करके। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सीजर, दूसरा ऑप्शन है सब एरेक्नोइड हेमरेज, तीसरा ऑप्शन है कन्फ्यूजन, और फोर्थ ऑप्शन है लेथार्जी। ठीक है, तो पहले सोडियम का नॉर्मल जो लेवल है वो अपने को पता होना चाहिए। तो सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है, वो होता है 135 to 145 MEQ पर लीटर होता है। ठीक है, MEQ पर लीटर होता है। तो इसमें इसने पूछा है, बोला है कि 115 से कम है, 115 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पेशेंट किस में है, पेशेंट लेस देन 135 है। लेस देन 135 का मतलब होता है हाइपोनेट्रीमिया में है। हाइपोनेट्रीमिया में क्या सिम्टम आएंगे? तो इसने 115 बोला है, मतलब अब कई बार क्या है, क्वेश्चंस पूछता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें लेस देन 125, जब लेस देन 125 MEQ पर लीटर पे यदि सोडियम चला जाता है तो पेशेंट के अंदर 3 सिम्टम में मोस्टली आते हैं, जिसमें फर्स्ट सिम्टम बोला एक मिनोमिक्स है जिसको याद रखना है अपने को, SSC से। ठीक है, SSC का मतलब होता है सीजर आएगा, S का मतलब सेकंड S का मतलब सोमनाम्बुलिज्म होगा, और थर्ड C का मतलब होगा कोमा में चला जाएगा पेशेंट। यदि 125 लेस देन 125 सोडियम चला गया तो इसमें ये सिम्टम आएंगे, SSC नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, सीजर, सोमनाम्बुलिज्म और कोमा। ठीक है, सोमनाम्बुलिज्म का मतलब क्या होता है कि पेशेंट है वो स्लीप वॉकिंग करेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन के आधार पर सीजर इसमें दे ही रखा है तो सीजर तो होगा। छोड़कर पूछा है तो उसमें ध्यान देना है। यदि सोडियम लेवल कम होगा तो एक और ध्यान में रखना है अपने को कि सोडियम लेवल कम होगा तो हमेशा नर्व रिलेटेड टू नर्व सारे के सारे सिम्टम आएंगे। यदि आपने कभी पढ़ा हो तो सोडियम रिलेटेड टू कार्डियक, तो कार्डियक में उसका क्या रोल होता है? कार्डियक में रोल होता है कि सोडियम रुकेगा तो वाटर रुकेगा, और वाटर रुकेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब बॉडी के अंदर यदि फ्लूइड बढ़ेगा तो वाटर का बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ेगा तो कार्डियक पे प्रेशर आएगा। ठीक है, इसलिए सोडियम रिलेटेड टू कार्डियक बोलते हैं। बट सोडियम रिलेटेड टू नर्व सिस्टम, यदि सोडियम थोड़ा भी इधर उधर होता है तो नर्व सिस्टम अफेक्ट होगा, जिसमें पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, लेथार्जी रहेगा, सीजर आने लग जाएंगे उसको, इस टाइप के सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो अपने को ध्यान देना है, इसका ऑप्शन राइट आंसर जाएगा सब एरेक्नोइड हेमरेज, ये इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है अपने को, जिसके अंदर अपने को स्टूल के कुछ टाइप बताए हैं, जैसे राइस वाटर डायरिया होगा, पी सूप डायरिया होगा, या मेलिना होगा, या वाटरी डायरिया होगा। राइस वाटर डायरिया किसके अंदर देखा जाता है? पी सूप किसके अंदर देखा जाता है? मेलिना का मतलब क्या होता है, और वाटरी डायरिया। ठीक है, नीचे से देख लेते हैं अपन। डी ऑप्शन का मतलब होता है वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया मतलब जिसमें स्टूल का जो फॉर्म है वो वाटरी होगा। मेलिना का मतलब क्या होता है? मेलिना का मतलब होता है कि ब्लड कंटेंट, ओल्ड ब्लड कंटेंट यदि स्टूल आ रहा है जो कलर में ब्लैकिश टाइप का दिखेगा तो उसको मेलिना बोलते हैं। पी सूप डायरिया, पी सूप डायरिया किसके अंदर देखने को मिलता है? टाइफाइड के अंदर। यदि आपने टाइफाइड पढ़ा है तो उसके अंदर पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है पी सूप डायरिया सीन इन तो टाइफाइड के अंदर। ठीक है, और राइस वाटर स्टूल है वो
अपने को कॉलेरा के अंदर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइस वाटर, डायरिया। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज्ड इन, यदि आपने BMW पढ़ा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यदि पढ़ा है आपने, तो उसके अंदर टाइप ऑफ बैग दिए होंगे, जिसमें रेड, ब्लू कार्ड बॉक्स होगा, वाइट कंटेनर होगा, येलो बैग होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज इन, शार्प इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर डिस्पोज करेंगे? तो पहले अपन एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, वाइट कंटेनर होगा। देखो, रेड बैग के अंदर क्या डाला जाएगा? जो प्लास्टिक कंटेंट्स होगा, जिसके अंदर IV सेट है, प्लास्टिक बोतल्स है, कैथेटर है, ये सब रेड बैग के अंदर डाला जाएगा। ग्लव्स है। ब्लू कार्ड बॉक्स के अंदर क्या डाला जाएगा? एम्पूल डाला जाएंगे, जो फॉर्म्ड एम्पूल होंगे, जो वायल्स होगी वो डाली जाएगी। और ब्रोकन एम्पूल है, यदि ब्रोकन एम्पूल पूछा है तो किस में डालेंगे? तो वाइट कंटेनर करना है। कुछ वर्ड होते हैं ना जो कंफ्यूज कर देते हैं, और एग्जामिनर वही वर्ड पूछते हैं जो कंफ्यूज करने वाले हो। जैसे पूछ लिया कि ब्रोकन एम्पूल है तो किस में डालेंगे? तो ब्रोकन एम्पूल हमेशा डालेंगे वाइट कंटेनर के अंदर। और फॉर्म्ड यदि कोई एम्पूल है या कोई वायल है तो उसको ब्लू कार्ड बॉक्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, और जैसे यदि पूछ लें कि BT सेट किसके अंदर डालेंगे, और BT जो ब्लड बैग होता है वो किसके अंदर डालेंगे? तो ब्लड बैग को डालेंगे येलो के अंदर, बट BT सेट को किस में डालेंगे? तो रेड बैग के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। येलो बैग में क्या डालेंगे? येलो बैग के अंदर जैसे वाइट कंटेनर के अंदर शार्प इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, जिसमें नीडल है और अपने स्काल्पल है, ये सारे डालेंगे जो जिससे कट लग सकता है, मतलब सांप जो होगी वो डालेंगे। ठीक है, और येलो बैग के अंदर क्या डालेंगे? जो इन्फेक्टेड कॉटन है, गोज़ है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को किस में डिस्पोज करेंगे? तो ये येलो बैग में जाएगा। और कोई भी जो मानव अंग होते हैं, मतलब जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, उनको भी येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है, और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन से हार्मोन का क्या काम है, किससे हाइपोकैल्सीमिया होगा, किससे हाइपरकैल्सीमिया होगा, ये सब। ठीक है, तो हार्मोन को मेंटेन कौन करता है? देखो, हार्मोन को, इन जो हाइपोकैल्सीमिया है इसको मेंटेन कौन करता है? तो इसके अंदर कैल्शियम को मेंटेन कौन करता है? तो दो हार्मोन इसके अंदर होते हैं, एक कैल्सीटोनिन और दूसरा होता है पैराथार्मोन, PTH। ये पैराथार्मोन कौन रिलीज़ करता है? तो ये होगा, और एक होगा कैल्सीटोनिन, ये कौन रिलीज़ करता है? ये होगा अपने को। ठीक है, तो एक होता है थायराइड ग्लैंड और एक होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी रिलीज़? तो T3 T4। और पैराथायरॉयड क्या करेगी? इसमें PTH होगा, और कैल्सीटोनिन होगा वो थायराइड ग्लैंड करेगी। अब इसमें कैल्सीटोनिन का पूछा, जैसे इसमें पूछा है कि हाइपोकैल्सीमिया, तो होता क्या है कि कैल्सीटोनिन का काम क्या है? बोन को बनाना। तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ब्लड में से कैल्शियम को उठाएगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये है ब्लड वेसल्स, और ये है बोन, तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्सीटोनिन ब्लड में से कैल्शियम को उठाएगा और बोन के अंदर डाल देगा। तो अब ब्लड के अंदर क्या होगा? कैल्सीटोनिन की वजह से ब्लड के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया होगा। पैराथार्मोन क्या करेगा? पैराथार्मोन करेगा बोन से कैल्शियम को उठाएगा और ब्लड के अंदर डाल देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर पैराथार्मोन की वजह से क्या हुआ? हाइपरकैल्सीमिया होगा। पैराथार्मोन की वजह से, देखो, कैल्सीटोनिन की वजह से ब्लड के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा, और पैराथार्मोन की वजह से ब्लड के अंदर हाइपरकैल्सीमिया होगा, क्योंकि वो बोन से उठा करके ब्लड के अंदर डाल रहा है कैल्शियम को, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सीरम पोटेशियम लेवल इज़ लेस देन नॉर्मल
द कंडीशन इज़ नॉन एज, बोल रहा है कि यदि सीरम पोटेशियम का जो लेवल है वो लेस देन नॉर्मल लेवल है, यदि नॉर्मल लेवल से कम है उसका पोटेशियम का लेवल, द कंडीशन इज़ नॉन एज, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं बट उसमें क्या होता है अपने को कन्फ्यूजन ये होता है कि उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू जैसे इसमें तो चलो मान लो नॉर्मल वैल्यू नहीं दी हुई है, बट मान लो इसके अंदर क्वेश्चंस दे देता कि पोटेशियम लेवल इज़ 2.8। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि 2.8 है तो क्या है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, नॉर्मल वैल्यू में है, या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है? तो अपने को ये नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसमें हाइपर कैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपर कैलेमिया है और हाइपोकैलेमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है और हाइपोनेट्रीमिया है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू पता होगी तो अपन अपना आप ही उसका आंसर सही कर देंगे। तो पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है? पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.1। ठीक है, MEQ पर लीटर, MEQ पर लीटर है। ठीक है, यह है पोटेशियम का, K+ का है। ठीक है, और यदि सोडियम का पूछे तो सोडियम का अभी आगे अपन ने पहले ही बता दिया था, सोडियम का लेवल जो नॉर्मल होता है वो 135 to 145 MEQ पर लीटर होता है। नॉर्मल वैल्यू पता चल गई, तो पोटेशियम लेवल यदि नॉर्मल वैल्यू से कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, और पोटेशियम लेवल यदि नॉर्मल लेवल से मतलब 5.1 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपर कैलेमिया। यदि सोडियम लेवल 135 से कम है तो हाइपोनेट्रीमिया, और 145 से यदि ज़्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया उसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट मैनेज पेप्टिक अल्सर। एक क्लाइंट है जो मैनेज कर रहा है किसको, मतलब उसका ट्रीटमेंट ले रहा है किसका, पेप्टिक अल्सर का, उसको डिजीज़ है, विथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ओरल एंटासिड। यदि आपने ओरल एंटासिड देखा है जो ओरल फॉर्म में आता है, उसको उसने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया। द क्लाइंट इज़ एट रिस्क फॉर विच एसिड बेस इम्बैलेंस। कल भी देखा था कि एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, जब रेंज अपने को किन किन चीज़ों की मिल जाएगी तो अपन एसिड बेस इम्बैलेंस को डिसाइड कर पाएंगे। तो जिसके अंदर pH अपन ने देखा था, SCO3 देखा था अपन ने जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और PCO2 देखा था जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ों मेन क्या है, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर अपन एसिड बेस इम्बैलेंस को अपन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूछा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पूछा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। तो इनका नॉर्मल वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। pH कितना होता है, pH अब पहले भी देख लिया अपन ने, 7.35 to 7.45 नॉर्मल वैल्यू है। SCO3 कितना होगा, SCO3 होगा अपने को 22 to 27। ठीक है, और PCO2 कितना होगा, PCO2 इसका अपने को नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट में अपन ने क्या ले लिया है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एंटासिड ले लिया। अब एंटासिड क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। जो एसिड बन रहा है पेट के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आएगी, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेज आएंगे। मेटाबॉलिक चेंजेज में क्या चेंजेज आएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर लिया है अपन ने, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? तो इसका राइट आंसर सीधा पहले तो विटामिन ई दे देते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है, तो अल्जाइमर डिजीज़ जो एज वाइज, मतलब एक एज के बाद में जो चेंजेज, मेंटली जो चेंजेज आते हैं, उसमें
उसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। डिमेंशिया का एक टाइप होता है, डिमेंशिया मतलब जिसके अंदर भूलने की जो प्रॉब्लम आने लग जाती है, धीरे धीरे अपन कोई चीज़ें, मेमोरी का दिक्कत आने लग जाता है, लैंग्वेज का, रीजनिंग का, ये इस टाइप के कोई चेंजेज आने लग जाते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ का टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग सिकनेस इज सीन इन, मॉर्निंग सिकनेस किसके अंदर देखा जाता है? लेट प्रेगनेंसी, मिड प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी या प्यूपेरियम। बहुत टाइम बाद पूछा भी गया इस सवाल को। इसका राइट आंसर जाएगा अर्ली प्रेगनेंसी। होता क्यों है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेज होता है, एससीजी का जो लेवल होता है वो पीक पे होता है, उसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होती है। ठीक है, होता क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी क्या होता है, मिड प्रेगनेंसी क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी क्या होता है, तो इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। ट्राइमेस्टर वाइज 3 ट्राइमेस्टर है। ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर के अंदर बांटा गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 12 वीक, फर्स्ट 13 to 26 और 27 to 40 वीक वाइज ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट है 1 to 12, 13 to 26 और 27 to 40, 3 ट्राइमेस्टर में। प्यूपेरियम क्या कहते हैं? प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है? प्यूपेरियम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने से लेके 6th वीक तक का टाइम, कितने वीक का? 6th वीक। बहुत टाइम बार क्वेश्चंस पूछा गया, एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है। 6th वीक तक का टाइम मतलब आफ्टर डिलीवरी 6th वीक का टाइम प्यूपेरियम पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसको कभी कभी डेज़ में पूछ लेते हैं, तो डेज़ में यदि पूछता है तो 42 डेज़ करना है आपको, 42 डेज़ प्यूपेरियम पीरियड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट का सवाल है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने आया था एक्सेप्ट का सवाल। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। फॉलोइंग द वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब इसमें जो दी गई है वो सारी की सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, एक को छोड़ करके। एक को कौन से को छोड़ करके बाकी सारी की सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो देखिए, पहला टाइफॉइड दिया हुआ है। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी होता है जो एक बैक्टीरिया है। चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? ये एक एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है। चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों एडिस एजिप्टाई की वजह से होता है। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनोफिलीज की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पता चल गया होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अभी इसके अंदर अपन ने इससे पहले भी एक क्वेश्चंस पढ़ा था जिसमें डायरिया में स्टूल का टाइप पूछा गया था। तो स्टूल के टाइप में टाइफॉइड के अंदर देखा जाएगा वो पी सूप डायरिया देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन? वेजाइनल सिक्रेशन का पीएच वैल्यू क्या है? हाईली एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है और एग्जामिनर क्या करता है, आसपास के ऑप्शन डालता है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमेशा ध्यान रखना है हाईली एसिडिक में जितना लो से लो ऑप्शन में दिया हो, वैसे यदि देखा हो तो उसका लगभग 3.5 to 4.5 तक होता है वेजाइनल पीएच का वैल्यू। बट इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें नियर बाई ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 4 to 5। ठीक है, पीएच वैल्यू एसिडिक कब मानेंगे, एल्केलाइन कब मानेंगे? तो जनरली अपन क्वेश्चंस में ये तो पढ़ ही चुके होते हैं कि 0 to पीएच जो स्केल होती है उसमें नंबर होते हैं 0 to 14 और जो मिड में होता है वो होता है नंबर 7। अब यदि लेस देन 7 है, इस साइड में है तो होगा एसिड, और उस साइड में है तो मतलब ग्रेटर देन 7 है
तो होगा एल्केलाइन। ठीक है, यदि आपने देखा होगा तो जैसे ब्लड है, जैसे ब्लड है तो जैसे ब्लड है तो ब्लड का पीएच पूछा जाता है। तो ब्लड का पीएच अपन ने देखा था 7.35 टू 7.45 होता है। तो ये क्या है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, क्या है? तो ये स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेगमेरी जो ग्लैंड होती है वो इज़ फाउंड इन, किस में देखी जाती है? मॉन्टेगमेरी ग्लैंड है, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, एरियोला ऑफ ब्रेस्ट में देखा जाएगा इसको। होता क्या है, मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं? ये ट्यूबरकल्स है, ये स्मॉल राइज जो एरियोला होता है उसके अंदर राइज जो बम्प है उस टाइप के होते हैं, कलर्ड एरियल अराउंड द निपल के अराउंड में कलर्ड फॉर्म में होता है, मतलब डार्क कलर में शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काम क्या है मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स का, काम क्या है? तो ये ग्लैंड करती क्या है? तो ये क्या करती है, लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन देती है। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में मिल्क सिक्रेशन होता है, तो मिल्क सिक्रेशन के टाइम उस टाइम में उसका उबार दिखने लग जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जैसे बेबी को फीडिंग करवाना है तो फीडिंग से पहले वहाँ का आसपास का जो एरिया है वो तो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। तो मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स जो होती है, जो ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, इस टाइप का लुब्रिकेशन या सिक्रेशन छोड़ती है आसपास के एरिया को, मतलब एक ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है, ताकि अदर इन्फेक्शन से भी वो बचा के रखे, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे वो बचा के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, forearm and reading is taken after Montag test is done in tuberculosis by injecting 1 TU of PPD in 0.1 ml of the flexor surface of। पूछ रहा है कि जो एमटी टेस्ट अपन करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए, अपन जनरली डायग्नोसिस के लिए मास यदि अपने को कंडीशन में यदि देखना है तो उसमें अपन एमटी टेस्ट को चेक करते हैं। तो एमटी टेस्ट का रीडिंग कब लेंगे? तो रीडिंग लिया जाता है, एक ऑप्शन क्या है, कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मल वैसे तो रेंज क्या आपको दिया जाता है 48 टू 72 आवर। अब इसमें यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 48 भी दिया है 72 भी दिया है, इसका आंसर क्या राइट करें? तो हमेशा आंसर आपको 72 आवर करना है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा 72 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट वेट इज़ 24 LB, कन्वर्ट द इन्फेंट वेट टू किलोग्राम। जनरल नॉलेज का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस लेके आए हैं, बट कई बार क्या है कि LB में क्वेश्चंस का वेट पूछा, बच्चों का वेट पूछा जाता है, तो उसको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। तो 24 LB दिया हुआ है, उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 LB 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.2 LB। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 2.2 LB होता है। यदि अपने को 24 को किलोग्राम में बदलना है तो 24 को किलोग्राम में बदलना है तो 0.1 2 0 0.22 8 22 9 10.9 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के आसपास है 10.9, एक बार चेक कर लेना डिवाइडेशन में 10.9 के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ ऑल एक्सेप्ट। पेरेंटल क्या है, रूट पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का रूट पूछ रहा है। इसमें से सारे हैं एक को छोड़ करके, मतलब सारे पेरेंटल रूट है एक को छोड़ करके, कौन सा नहीं है? तो
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दो टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है पेरेंट्रल और एक होता है एंट्रल। एंट्रल के अंदर क्या आएगा? एंट्रल रिलेटेड टू जीआई। अब जीआई में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा ओरल, और एक आएगा रेक्टल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ओरल। एंट्रल के अंदर क्या क्या आएगा? रेक्टल और ओरल। और पेरेंट्रल में क्या क्या आएगा? आईएम, आईवी, आईडी और आईटीबी। एंट्राथिकल भी जाएगा, वो भी पेरेंट्रल रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही देखेंगे। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट करते रहिए। यदि कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।